कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। आज की हमारी कहानी के 3 हिस्से हैं और तीनों ही हिस्सों में महिलाओं की बात हुई है। तीनों ही हिस्से अलग अलग भी हैं और कहीं ना कहीं जुड़े हुए भी। कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए भानु प्रताप की लिखी कहानी संघर्ष अपना अपना। बिहार से इस शहर में आई लक्ष्मी अभी 35 साल की है। आई क्या लाई गई है। अपनी जड़ों को छोड़कर कौन इधर उधर आना जाना चाहता है। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, मुंगेर के किसी गांव से चलकर अपने पति के साथ वो इस शहर में आ चुकी थी। गांव से निकलकर एकदम से नए माहौल में उसने पूरी कोशिश की कि अपने नए घर में पूरी मेहनत से काम करे, सबको खुश रखे। पति ने उसे कुछ कोठियों में काम पर भी लगवा दिया। पूरे दिन काम करने के बाद वो शाम को जब घर पहुंचती तो अपने घर का काम शुरू करती। उसने कभी उफ तक नहीं की। लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिससे वो परिचित नहीं थी। पति रोज शाम को पीकर घर आने लगा। किसी भी बात पर लक्ष्मी के साथ मार पिटाई आम बात हो गई। सास ससुर का साथ तो पति को ही मिलना था। पति जो थोड़ी बहुत मजदूरी करता था वो भी उसने छोड़ दी थी। लक्ष्मी की कमाई से ही अब घर चलने लगा था। 5-6 साल में ही लक्ष्मी की जिंदगी नरक बन चुकी थी। न उसके घर वालों को उसकी चिंता थी और ना ही उसे अपनी सुध। 2 छोटे छोटे बच्चे उसकी गोद में आ चुके थे। पति का आतंक उसके साथ अब बच्चों पर भी छा गया था। सहमे से निरीह बच्चे पिता के आते ही घर में छिप जाते और मां का इंतजार करते। ससुराल के अत्याचारों से तंग आखिर लक्ष्मी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। लंबी जद्दोजहद के बाद अपने बच्चों के साथ वह ससुराल से बाहर निकल आई। एक अनपढ़ महिला जिसका हौसला बनाने के लिए 2 छोटे बच्चों के अलावा और कोई नहीं था। अनजान शहर में उसने कमरा किराए पर लिया और फिर शुरू हुआ जिंदगी में संघर्ष का नया दौर। छोटे बच्चों को पड़ोसियों के भरोसे घर पर छोड़कर वो काम पर निकल जाती। घर लौटती तो रुआंसे से बच्चे मिलते, लेकिन कोई डर, किसी अनहोनी की चिंता अब उनको नहीं थी। कुछ ही महीनों में चीजें पटरी पर आने लगीं। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। साफ सुथरे कपड़ों में बच्चे मां की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने लगे थे। बेटी कविता ने पिछले साल पढ़ाई के अलावा स्कूल के खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लक्ष्मी को एक दिन की भी फुर्सत नहीं थी। जिन कोठियों में वो काम करती थी वहां भी सभी तरह के लोग थे। कुछ मेम साहब तो ऐसी थीं कि एक दिन भी काम पर न जाओ तो पैसे काट लेती थीं। कुछ पैसे तो नहीं काटती थीं, लेकिन सुना जरूर देती थीं। नियत काम के अलावा अन्य काम करवा लेना तो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। एक दिन तो एक साहब ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। वो रो पड़ी। साहब सॉरी करने लगे और वो भी चुपचाप अपने काम में लग गई। कभी इत्मीनान के 2 क्षण मिलते आंखें बंद होती तो वो अपने गांव में पहुंच जाती। माँ बाबूजी को याद करती, बहनों और छोटे भाई को देखती। गांव के खेत खलिहान नजर आते और उसकी आंखें भर आती। बच्चों का ख्याल आते ही वो अपनी आंखें पोंछ लेती और सोने की कोशिश करती। कल मोहिनी मैडम ने जल्दी बुलाया है, कुछ मेहमान आने वाले हैं उनके यहाँ। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आशा और विश्वास के सपने देख रही उस औरत का एक नई सुबह का इंतजार शुरू हो जाता। कमरे में धीरे धीरे अंधेरा पसर जाता। ये पहाड़ का कोई गांव है। पहाड़ के गांव की जो कठिनाइयां होती हैं वो सभी यहां भी हैं, बल्कि 2-1 ऊपर से और ज्यादा हैं। गांव के प्राकृतिक पानी की धारा धीरे धीरे कमजोर हुई और फिर सूख गई। खेत पहले से ही बंजर पड़े हैं। लोगों ने अब बैल रखने भी बंद कर दिए हैं। खेती चौपट हो चुकी है। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर बाहर जा चुके हैं। जवान गांव में बचे ही नहीं हैं। कुछ बूढ़े, कुछ औरतें और बच्चे, बस ले देकर यही लोग गांव में हैं। इसी गांव में रहती है 27 साल की सुषमा। सुबह सुबह 9 बजे तक जो लड़की सिर पर घास का बोझ रखे जंगल से आती हुई दिखती है वही सुषमा है। औसत कद की सुषमा सामान्य सी लड़की है। कक्षा 10 तक पढ़ी हुई है और एक छोटे बच्चे की मां है। उसे देखकर नहीं लगता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी कभी एक उदासी, ठहराव और खामोशी का एहसास उसे देखकर होता है।
मशीन की तरह वो अपना काम करती है। जब कभी इंसान की तरह सोचती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मन का बोझ आंसुओं के साथ हल्का होता है और फिर वो अपने काम पर लग जाती है। 4 साल पहले उसकी शादी इसी गांव के धीरेन्द्र सिंह रावत से हुई थी। माँ बाप ने यह कहकर उसे विदा किया था कि बेटी, अपने सास ससुर की सेवा करना और हमारी इज्जत का ध्यान रखना। पति दिल्ली में किसी कंपनी में काम करते थे। शादी के 3 महीने बाद वो अपनी नौकरी पर वापस चले गए। सुषमा घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा पूरी लगन से करती, वो भी बेटी की तरह उसका ध्यान रखते। कोरोना का कहर इस परिवार पर भी टूटा था। दिल्ली से फोन पर बात हुई तो धीरेन्द्र ने बताया कि उसे कोरोना हो गया है। चौथे 5वें दिन खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ही कर दिया गया था। आने जाने पर प्रतिबंध थे। सुषमा अपने गांव से कहीं भी नहीं जा पाई। बूढ़े सास ससुर तो अपनी किस्मत को रोते ही सुषमा को देखकर और परेशान हो जाते। क्या होगा इसका, कैसे चलेगी इसकी जिंदगी। सुषमा के माँ और पिताजी भी आए थे। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सुषमा को ही अपनी माँ को संभालना पड़ा। उसके गर्भवती होने की खबर सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। कहाँ ऐसी खबर पर सब चहक उठते हैं और कहाँ एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई। वैधव्य का सामना सुषमा ने साहस और धैर्य के साथ किया। उसने न केवल अपने बेटे को जन्म दिया बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। ससुर जी की मामूली सी पेंशन से घर का खर्च कैसे चलता। सुषमा ने कोई भी ऐसा मौका नहीं चूका जिससे वो अपने घर के लिए कुछ कर पाती। उसने खेती पर ध्यान दिया, गाय पाली और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया। सुषमा के ससुर अक्सर कहते हैं, कौन कहता है कि उनका बेटा चला गया। उनकी बहू किसी बेटे से कहीं भी कम नहीं है। सुषमा अपने ससुर को देखती, बेटे पर निगाह डालती और सोचती, काश इन दोनों के बीच की कड़ी भी आसपास ही होती। श्रीमती मोहिनी मित्तल आज अलग ही रंग में थीं। फेशियल और बालों का शैम्पू वगैरह तो पहले ही उन्होंने करवा लिया था। इस समय तो चेहरे और गर्दन की मालिश चल रही थी। लक्ष्मी के सधे हाथ उनकी गर्दन और पीठ पर चल रहे थे। बहुत रिलैक्सिंग थी ये मालिश। उन्हें लगा कि उन्हें नींद ही ना आ जाए। लेकिन शरीर आनंद की उन सीमाओं तक कहां पहुंच पाता है जहां तक मन का आनंद पहुंचता है। मन का मजा शरीर के मजे से कहीं ऊपर है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मजा आएगा। मंच पर जब मोहिनी मित्तल का नाम लिया जाएगा तो दर्जनों के दिल जलकर खाक हो जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए दिए जाने वाला यह पुरस्कार जब उन्हें मिलेगा तो उनके दिल की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। अपनी सिल्क की साड़ी का खुला पल्लू लहराते हुए जब वो मंच की तरफ जाएंगी तो ये सोचकर ही उनके चेहरे पर लंबी मुस्कान खिंच गई। पिछले 3 महीने से उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। कभी पुरस्कार वितरण समिति के अध्यक्ष जी के यहाँ तो कभी कमेटी के किसी सदस्य के यहाँ। कहां कहां उन्होंने चक्कर नहीं लगाए। जहां जरूरत पड़ी गिफ्ट भी देने पड़े। परसों जब मिसेस दीवान का फोन आया कि आपका नाम पुरस्कृत महिलाओं की लिस्ट में है तो खुशी से उनके आंसू ही निकल आए। महिलाओं के कल्याण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो तो कोई कैसे मोहिनी मित्तल को भूल सकता है। अपने एनजीओ चिलमन के माध्यम से उन्होंने क्या क्या काम नहीं करवाया है। सभी बड़े अफसरों की पत्नियों को अपने एनजीओ का उन्होंने सदस्य बनाया। सरकारी कार्यालयों में उन्होंने खूब चक्कर काटे हैं। अपने एनजीओ के लिए धन जुटाया है। उन्होंने बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में दवाएं, कपड़े और पैसे भी बंटवाए हैं। शहर के ऊपरी तबके में उनको जानने वाले भी खूब हैं। कोई कैसे उनको नाम को नेग्लेक्ट कर सकता है। जब उनसे उनका बायोडाटा मांगा गया था उन्होंने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी। सभी फोटो, अखबारों की कटिंग, कलेक्टर के प्रशंसा पत्रों की कॉपी, सब कुछ उन्होंने करीने से लगाकर फाइल बना दी। एक एक डिटेल पर उन्होंने ध्यान दिया। आजकल घर पूरी तरह लक्ष्मी के ऊपर था। मित्तल साहब जैसे नक्शड़े आदमी के काम लक्ष्मी ने संभाल लिए थे, नहीं तो वो कुछ भी न कर पाते। चिढ़ने वालों ने उन पर आरोप भी खूब लगाए। कहा गया कि उनके घर में 3 महिलाएं काम करती हैं जिन्हें वो एक भी छुट्टी नहीं देती। अगर कोई काम पर ना आए तो उसके पैसे काट लेती हैं। उनका एनजीओ महिलाओं के कल्याण की तो सोचता है, लेकिन ये तथाकथित कल्याण शहर के एक छोटे से हिस्से से बाहर नहीं निकल पाया है।
मिसेस मित्तल ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपने काम कमेटी के सामने रखे और सारे के सारे आरोप धरे के धरे रह गए। इन सब बातों का ध्यान आते ही श्रीमती मित्तल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चेहरे पर उगाई तनाव की लकीरें पाउडर से मिटाने की कोशिश की। माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी उन्होंने लगाई, धूप के काले चश्मे को माथे के ऊपर बालों में फंसाया। उनके ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वो बैठी और कार टाउन हॉल की तरफ बढ़ गई। महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय काम के लिए उनका नाम पुकारा जा रहा है। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सबको नमस्कार करते हुए मंच की तरफ बढ़ रही हैं। कैमरों के फ्लैश चमक रहे हैं, तालियां बज रही हैं। ये सब सोचते हुए कार की सीट पर पीठ टिकाकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। सोचकर ही उनके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। संघर्ष अपना अपना 3 भागों में बटी हमारी ये कहानी खत्म हुई। हमारे चारों तरफ बिखरी ये कहानियां क्या सच में खत्म हो पाती हैं? कहानी लिखी थी भानु प्रताप ने और आप सुन रहे थे कहानियों का हमारा चैनल कथा कहानी किस्सा। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।